नमस्कार बच्चों, बीए थर्ड ईयर वालों के देखिए अगली विधा लेकर हम आ गए हैं आपका नाटक, इसका उद्भव और विकास। आपकी गद्य विधाएँ कंप्लीट हो जाए 1-2-3 दिन में। इतना तो आपको पता है नाटक, क्योंकि अभी तक हम लोग छोटे में ऐसे ही पढ़ते गए, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक नाटक के बारे में, उपन्यास के बारे में, कहानी के बारे में और सारी गद्य विधाओं के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। क्योंकि पहले तो हम बताए थे कि उपन्यास, कहानी, नाटक किसे कहते हैं। नाटक जो रंगमंच पर अभिनय द्वारा दिखाया जाता है वही नाटक है। शुरू से आप लोग भी नाटक ही करते आ रहे हैं और यहाँ ये जो संसार है इसमें ये नाटक ही चल रहा है, अभिनय हो रहा है जिसमें पात्र बदल दिया जाते हैं। नाटक देखिए संस्कृत में कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम। संस्कृत में नाटक काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ अंग माना जाता है। देखिए इसमें है कि इसका कारण यह है कि नाटक की प्रभाव पादक शक्ति जो है वाङ्मय के अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक स्थायी, गहरी, रोचक और व्यापक होती है, क्योंकि उसमें हम वास्तविकता का, जीवन के यथार्थ का अनुभव करते हैं। नाटक हमारे जीवन में बड़े गहरे रूप में संबंध रहता है। श्रव्य काव्य अर्थात पाठ्य काव्य में शब्दों द्वारा कल्पना की सहायता से मानसिक चित्र उपस्थित किए जाते हैं, परंतु दृश्य काव्य में हमें कल्पना पर इतना बल नहीं देने पड़ता। वहाँ कल्पना की कमी को पात्रों की भंगी पूरा कर देते हैं और श्रव्य काव्य में अमूर्त का विधान होता है और दृश्य काव्य में मूर्त का। साधारण व्यक्ति के लिए मूर्त और प्रत्यक्ष जितना बोधगम्य होता है उतना अमूर्त का विधान होता है और दृश्य काव्य में मूर्त का। जैसा कि दृश्य काव्य होता है, एक होता है श्रव्य काव्य। दृश्य श्रव्य होता है, जो सुना जाता है वो श्रव्य, और जो आंखों से देखा जाता है वो दृश्य। जैसा कि नाटक एक दिखाया जाता है, पहले तो रेडियो पे भी नाटक आता था और उससे बिल्कुल हमारा चित्र सामने आ जाता था, दिखता था। लेकिन सबसे ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा जो लगता है वो रंगमंच पे जो देखा जाता है सामने। जैसा कि नाटक अब होता है, एक रामलीला होती है इस समय, राम पर आधारित, राम की जो कहानी है उसको हम प्रस्तुतिकरण करते हैं अभिनय द्वारा, जिसमें पात्र बनते हैं, रंगमंच पर पात्र बनते हैं, सीता, राम, रावण, जो उसकी भूमिका को निभाते हैं। और उसी को हम जो हमको उसको देखने पे जो रस पैदा होता है वही नाटक होता है। इसमें कहते हैं कि जो उसमें हम वास्तविकता का और जीवन के यथार्थ का अनुभव करते हैं। नाटक हमारे जीवन में बड़े गहरे रूप में संबंध होता है, ऐसा है कि नहीं, है ना। तो इसमें कहते हैं कि दृश्य श्रव्य काव्य में अमूर्त का विधान होता है और दृश्य काव्य में मूर्त का। साधारण मूर्त मतलब जो नहीं दिखाई देता, मूर्त जो सामने है, साधारण मूर्त व्यक्ति के लिए मूर्त और प्रत्यक्ष जितना बोधगम्य होता है उतना मूर्त का विधान होता है। दृश्य काव्य में मूर्त का साधारण व्यक्ति के लिए मूर्त और प्रत्यक्ष जितना बोधगम्य होता है उतना मूर्त नहीं। इसलिए नाटक साहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा साधारण जनता के अधिक नज़दीक होने के कारण अपनी चीज़ है। नाटक अक्सर साधारण जनता के भी पास है। जैसे उपन्यास है, उपन्यास को लोग बताते हैं कि जो अनपढ़ अशिक्षित लोग जो होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं जान पाते उसके बारे में, कहानी भी उनको कोई बताया जाता है, चाहे बनाया जाता है। लेकिन नाटक जो है, नाटक तो सब जुड़े हुए हैं। अरे भाई आपस में कहते भी हैं लोग कि बड़ा नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसमें आज की कुछ वर्ष पूर्व विद्वानों की धारणा थी कि नाटक का उद्भव और विकास 19वीं सदी में हुआ था, कि क्योंकि अब आप हर एक चीज़ में देखते हैं, जैसे हम ही हिंदी पढ़ा रहे हैं, कई लोग हिंदी के टीचर हैं, लेकिन हम मतभेद नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबका ज्ञान सर्वोपरि है। भाई सब जितना पढ़े हैं, सब अपने अनुसार जितना जानते हैं, क्योंकि अपने अनुभव के अनुसार इंसान बोलता है ना। किसी को इंसान अच्छा मिलता है तो वो कहता है ये बड़े अच्छे थे, मतलब बहुत बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, या फिर यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा लगता है इसलिए वो वहाँ का अच्छा बताते हैं। किसी को बुरा लगता है तो वो अपने अनुभव के साथ वहाँ के लोगों को बुरा बताता है। ऐसे भी आप विद्वानों में भी देखते हैं, हर एक चीज़ में, हर एक जो जन्म जीवन परिचय ले लीजिए या फिर किसी पर वर्णन करने के लिए कह दीजिए, तो सब में अपने विद्वानों का अपना अपना मतभेद है। कोई किसी का समय कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, अपने अनुभव के अनुसार, अपने मतलब जिसको जो लगता है वो अपना बताते हैं। सब में अपना मतभेद है। और इसमें है कि कहा गया है कि आजकल के कुछ वर्ष पूर्व विद्वानों की धारणा थी कि नाटक का उद्भव और विकास 19वीं सदी में हुआ था, किंतु डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि नाटक का उद्भव 13वीं सदी से हुआ है। 13वीं सदी मतलब बहुत पहले से ही उन्होंने अपना मतलब बताया है कि इसका समय है। देखिए डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि नाटक का उद्भव 13वीं शताब्दी से हुआ है।
इनके मतानुसार हिंदी का सर्वप्रथम नाटक गाय सुमार रास है, जिसकी रचना संख्या 1289 में हुई। इन्होंने रास नामधारी नाटकों के 3 रूपों की रचना की है। किसने? दशरथ ओझा ने, डॉक्टर ओझा ने द्वारा चर्चित नाटक रासों में नाटकीय तत्वों की अभिनेता आदि का सर्वदा अभाव देखते हुए उन्हें हिंदी का सर्वप्रथम नाटक घोषित करना सर्वथा निरापद नहीं है। डॉक्टर ओझा ने मैथिली नाटकों द्वारा पदबद्ध नाटकों की भी चर्चा की है। देखिए, इन्होंने कहा कि अपेक्षित डॉक्टर ओझा जो है मैथिली नाटकों द्वारा पदबद्ध नाटकों की भी चर्चा की है और मैथिली भाषा में उपलब्ध, मैथिली भाषा कहाँ की है आप बता सकते हैं? बिहार की भाषा है। जो मैथिली भाषा उपलब्ध नाटक, ये प्राचीनतम नाटक माने जा सकते हैं क्योंकि इनमें अपेक्षित और नाटकीय तत्वों का समावेश मिलता है। महाकवि विद्यापति द्वारा रचित अनेक नाटक बताए जाते हैं, जिसमें गोरख विजय उपलब्ध है और इसका गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली भाषा में है। मैथिली भाषा में अनेक नाटक प्रणीत हुए। मैथिली नाट्य परंपरा का प्रभाव नेपाल, आसाम तथा उड़ीसा प्रांत की भाषाओं पर भी पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि मैथिली जो है बिहार की भाषा, वहाँ का नाटक, और सबसे पहले नाटक यहाँ उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिताजी थे उनका माना जाता था कि नहुस है। और रासलीला संबंधी नाटकों का विकास जो था ब्रज प्रदेश में हुआ। रासलीला जो कृष्ण के बारे में जो रासलीला रचाई जाती थी, इस संबंधी नाटकों में नृत्य, गीत, कविताओं की प्रधानता है और नाटकों के अपेक्षित तत्वों का समावेश कम है। इन प्रकार के नाटक आज भी देश के विभिन्न भागों में रास मंडलियों द्वारा दिखलाए जाते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में कतिपय पदबद्ध लाइट संबंधी नाटकों का विकास अपने ब्रज प्रदेश से हुआ। रासलीला संबंधी नाटकों में नृत्य, गीत और कविताओं की प्रधानता है और नाटक के अपेक्षित तत्वों का समावेश कम है। इन प्रकार के नाटक आज भी देश के विभिन्न भागों में रास मंडलियों द्वारा दिखलाए जाते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दियों में कतिपय पदबद्ध नाटकों की रचना हुई, जिसमें रामायण, महानाटक, हमुन नाटक और प्रबोध चंद्रोदय और अनामत का इंद्र सभा जैसे थिएट्रिकल कंपनियों ने प्रस्तुत किया था आदि उल्लेखनीय है। इस प्रकार के पद्यबद्ध नाटकों की परंपरा 19वीं सदी तक चलती ही रही। इन नाटकों के विषय में यह स्मरण रखना होगा कि इनमें कविता की अत्यधिक प्रधानता है और नाटकीय तत्वों का अपेक्षाकृत अभाव है। प्रबोध चंद्रोदय को इस कथन का भले ही अपवाद समझा जा सकता है और हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ जो है भारतेंदु काल में, जैसे जिसको हम बार बार बता रहे हैं कि जितनी गद्य विधाएं थी सब भारतेंदु काल, आधुनिक काल से स्टार्ट है, भारतेंदु युग से, कि नाटक भी भारतेंदु युग काल में है। यद्यपि यह परंपरा पद्यबद्ध नाटकों पर संस्कृत नाटकों की हास्योन्मुख परंपरा का स्पष्ट प्रभाव है। अब भारतेंदु काल से पूर्व हिंदी में नाटकों की अपेक्षाकृत अभाव को देखकर कुछ विद्वानों ने इसके नाना कारण बताए हैं। गद्य का अभाव, मूर्ति पूजा विरोधी मुसलमानों का शासन काल, असंतों की निराश मूलक वाणी, किंतु ये सभी कारण सतही हैं। नाटकों के उदय और अभिष्ट विकास के लिए राष्ट्रीय जीवनोल्लास एवं सांस्कृतिक चेतना का प्राय लोप हो चुका था और रीतिकाल में चिंतनहीनता अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य को हास्योन्मुख और संस्कृत नाटकों की पिछली परंपरा मिली, जिसमें जीवन के प्रेरक तत्वों का अभाव था। ऐसी स्थिति में भारतेंदु काल से पूर्व यदि हिंदी साहित्य में नाटकों का अभिष्ट विकास नहीं भी हो सका तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा कि कहा कि भारतेंदु काल के पूर्व यदि हिंदी साहित्य में नाटकों का अभिष्ट विकास नहीं भी हो सका तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा कि नए उन्मेष का युग भारतेंदु काल को नए उन्मेष का काल भी कहा गया है, नवजागरण काल भी कहा गया है। और भारतेंदु काल जो राष्ट्रीय जागरण तथा नव सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष का युग है, इसमें जहाँ एक ओर जन सामान्य में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, वहाँ दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक जागरूकता आई। और नवजागृति के संक्रमण काल में जनजीवन में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना के लिए उस युग में नाटकों का माध्यम अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। भारतेंदु के सजग व्यक्तित्व ने तत्कालीन जागरण के सभी प्रमुख तत्वों को कलात्मक रूप से आत्मसात किया। भारतेंदु का आधुनिक हिंदी साहित्य में वही स्थान है जो रूसी साहित्य में पुष्किल था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक आप कक्षा 5 में भी पढ़ेंगे शुरू से ही,
बचपन की बात बताते हैं। कक्षा 5 में था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भांजी टके शेर खाजा। अब इसको रंगमंच पे उतारा गया है, इसलिए हम लोग अभिनय खुद किए थे तो इसको याद है और बहुत अच्छा कक्षा 5 में ही है शायद। और इस नाटक में देखा गया कि कैसे रंगमंच में कैसे उत्साह को इसको दिया गया और इनको भारतेंदु के सजग व्यक्तित्व ने तत्कालीन जागरण के सभी तत्वों को कलात्मक रूप से आत्मसात किया है। और भारतेंदु का आधुनिक हिंदी साहित्य में वही स्थान है जो रूसी साहित्य में पुष्किन का है। देखिए, भारतेंदु तथा उनके समसामयिक नाटककारों की जो कृतियों में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का जो सर्वप्रथम हिंदी में सजीव चित्रण हुआ है, वो भारतेंदु के ही नाटक में देखा जाता है। जैसा कि भारतेंदु ने अपने पिता द्वारा लिखे गए नहुस नाटक का भी उल्लेख किया है, किंतु वह आधुनिक नाटकों के लक्षणों की पूर्ति नहीं करता। वह पद्यबद्ध नाटक है, पद्य में है। भारतेंदु कृत नाटक हिंदी के सर्वप्रथम नाटक माने जाते हैं। जो कृत नाटक हिंदी के जो हैं सर्वप्रथम नाटक माने जाते हैं। और भारतेंदु जी ने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के नाटकों का विस्तृत अध्ययन किया था और उन्होंने तत्कालीन रंगमंच की आवश्यकताओं को भी खूब समझा था। और भारतेंदु ने पारसी कंपनियों के अर्थोपार्जन तथा सस्तेपन की दूषित प्रवृत्तियों को खुले नेत्रों से देखा था। अतः अपने उनके नाटकों का सर्वप्रथम लक्ष्य जनता की रुचि का परिष्कार करना रहा था। अब देखिए, भारतेंदु जी का जो नाटक था जनता को रुचि का परिष्कार करना रहा था। और भारतेंदु तथा उनके समकालीन नाटककारों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से कथा वस्तु का चयन किया है। कहीं उनमें सामाजिक और धार्मिक समस्याएं हैं तो कहीं ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त के बहाने सांस्कृतिक जागरण का दिव्य संदेश है और कहीं कहीं तो एकांतिक प्रेम का चित्रण है। भारतेंदु के सती प्रताप और नील देवी में आर्य ललनाओं के लिए भारतीय संस्कृति की महानता का शुभ संदेश है। कुछ आलोचकों ने इस नाटक को देखकर इस प्रवृत्ति को पलायनवादी दृष्टिकोण कहा है, किंतु यह संगत नहीं है। भारतेंदु के नाटकों का उद्देश्य चरित्र सुधार है, जिसे इन्होंने अपने सत्य हरिश्चंद्र की भूमिका में स्पष्ट कर दिया था। शालिग्राम का मोर ध्वज, भोजदेव उपाध्याय का सुलोचना सती और राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप और श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर तथा प्रताप नारायण मिश्र का हट्टी हम्बीर आदि ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटक किसी सांस्कृतिक चेतना के फलस्वरूप लिखे गए हैं। प्रेम योगिनी जो है में भारतेंदु ने अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। और राधा कृष्ण दास का, जैसे ये सब भारतेंदु युग के कवि अभी कहने में तो याद हो गए होंगे आपको कि भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि थे, क्योंकि उनके नाटक, उनके उपन्यास, उनकी कहानी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब भारतेंदु युग के कवि आप रिवाइज कर चुके होंगे, याद हो गए होंगे कि कौन कौन का ये हैं। राधा कृष्ण दास का दुखनी वाला तथा प्रताप नारायण मिश्र का गो संकट ऐसे नाटक है जिसमें बाल विवाह और गो हत्या संबंधी समस्याएं हैं। और भारतेंदु के भारत दुर्दशा में राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। इस नाटक के आरंभ में ही भारतेंदु ने कह दिया था कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अपय धन विनेश चल जात है यह अति ख्वारी। इस नाटक का अंत अत्यंत निराशा एवं दुख में होता है, क्योंकि भारतेंदु के इस नाटक के आधार पर चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन ने भारत सौभाग्य नाटक लिखा। इस काल में व्यंग विनोद पूर्ण प्रहसनों की भी सुंदर सृष्टि हुई। इन नाटकों में सामाजिक जीवन की असंगतियों तथा धर्म के मिथ्या आडंबरों पर तीखी मीठी चोट की गई। देखिए, उस समय कैसे नाटक लिखे गए भारतेंदु युग में, उसी का वर्णन करते हैं कि जो इसमें भारतेंदु के वैदिक हिंसा न भवती में मांस भक्षियों पर गहरा व्यंग है और उनके अंधेर नगरी में अव्यवस्थित राज्य पर गहरी चोट है। अब बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा दान, प्रताप नारायण मिश्र की कलि कौतुक और राधा चरण गोस्वामी का बूढ़े मुख मुहासे आदि भी प्रहसन है। प्रहसन मतलब हंसी है, मजाक है। उसी में कहा गया कि सुधारवादी द्विवेदी युग, ये तो भारतेंदु युग की विशेषता थी। अब सुधारवादी द्विवेदी युग फिर है। भारतेंदु युग के नाटकों में जनजीवन की जिस निकटता का परिचय मिलता है उसमें इसमें देखिए, आपने नाटक काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यही थोड़ा सा लिखे हैं और इस पर हम आपको बताते जा रहे हैं, आप सुनते जाइएगा कि भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की विशेषता के देखिए, इस काल में जैसे कि भारतेंदु काल, पहले भारतेंदु काल और फिर द्विवेदी सुधारवादी द्विवेदी युग, द्विवेदी युग को ही सुधारवादी युग कहा जाता है।
जैसा कि देखें कि भारतेंदु युग के नाटकों में जनजीवन की जिस निकटता का परिचय मिलता है वह प्रस्तुत युग के नाटकों में नहीं है। इस युग के नाटककारों को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो सका और दूसरे इस बीच लगातार मध्य वर्ग की वृद्धि के कारण लोक जीवन से इनका सहज संबंध भी टूट गया। इस युग के लेखक आर्य समाज की नैतिकता तथा गांधी जी की सात्विकता एवं आदर्शवादिता से अत्यंत प्रभावित हैं। तत्कालीन देशव्यापी सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों का भी इस युग पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। फलतः सुधारवाद इस युग के समूचे साहित्य का प्रधान स्वर है और इस युग की समस्त साहित्यिक चेतना महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में थी। द्विवेदी जी तथा इस काल के अन्य लेखकों ने वस्तु, शैली और भाषा सभी क्षेत्रों में सुधार एवं संस्कार लाने के लिए सक्रिय योग दिया और इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण, जैसा कि आपने देखा, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति को लेकर कोई भी रचना समस्या पूर्ति को लेकर लिखी गई थी और द्विवेदी युग जिसको सुधार काल कहा गया, जैसा कि हमने बार बार बताया गया कि इसकी मुख्य विशेषता है द्विवेदी युग का क्या, सुधारवादिता। और इसमें मुख्य विशेषता इतिवृत्तात्मकता है, जिसमें इनके नाटकों में, उपन्यासों में, सभी में बताया जाता है कि जो इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण मौलिक संस्कार लाने के लिए सक्रिय योग दिया। इतिवृत्तात्मकता जो थे, अतः इस युग में नाटकों के अनुवादों की भरमार रही। मौलिक नाटक बहुत कम लिखे गए और भारतेंदु युग में नाटक साहित्य का विकास जिस तीव्रता से हुआ था उसमें प्रसाद जी के आगमन से पूर्व तक कुछ भी उन्नति नहीं हुई। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग में ऐतिहासिक नाटक अधिक लिखे गए। विषयों के चुनाव में सात्विकता को अधिक ध्यान में रखा गया और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का तुलसीदास, वियोगी हरि का विकास यामुने और मिश्र बंधुओं का शिवाजी इस प्रकार के नाटक हैं। करबला नाटक में प्रेमचंद्र ने मुसलमानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखी है। इस काल के अन्य नाटककार तथा उनकी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णा अर्जुन युद्ध तथा गोविंद बल्लभ पंत का वरमाला आदि है और विषय की दृष्टि से इस काल के नाटकों को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे जो कृष्ण चरित्र पर लिखे गए नाटक, संत चरित्र से संबंध, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय नाटक, सामाजिक नाटक, हास्य व्यंग्यपूर्ण नाटक और अनुदित नाटक। देखिए इतने नाटक लिखे गए थे। इनको देखिए द्विवेदी युग में जो है नाटकों को निम्न भागों में विभक्त किया गया। पहला कृष्ण चरित्र पर लिखे गए नाटक और फिर है कि संत चरित्र से संबंध नाटक लिखे गए, संत चरित्र पर लिखे गए नाटक, जैसे संत चरित्र पर भी लिखे गए नाटक। कृष्ण चरित्र पर जैसे कृष्ण लीला दिखाया गया और संत चरित्र की महात्मा बुद्ध का नाटक या किसी कोई संत का के रूप में लिखा गया। और पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक नाटक, फिर है ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक है और फिर अनुदित नाटक, हास्य सामाजिक नाटक, ऐतिहासिक तथा इसी में कर देते हैं इसको राजनीतिक नाटक, नीतिक, ऐतिहासिक तथा राजनीति। फिर इसमें जैसे समस्या को लेकर था तो सामाजिक नाटक, फिर है हास्य व्यंग्यपूर्ण नाटक, हास्य व्यंग्यपूर्ण नाटक। फिर है अनुदित नाटक, जैसे कि आप देखें कि अनुदित नाटक इसमें होता है। अनुदित नाटक द्विवेदी युग के नाटकों को निम्न भागों में विभक्त किया गया था।
अब है प्रसाद एवं प्रसादोत्तर युग। भारतेंदु के प्रसाद जैसा, शंकर प्रसाद जैसा सर्वांगीण प्रतिभाशाली रचनात्मक व्यक्तित्व संपन्न दूसरा कोई भी कलाकार, जैसे इनको कलाधर भी कहा गया। जो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद जो कवि हैं, छायावाद के जनक जो माना जाता है, इनको कलाधर नाम से भी जाना जाता है, कलाधर कवि। और जैसा कि इनका प्रतिभाशाली रचनात्मक व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। इनका हिंदी नाटकों के विकास का जो आरंभ भारतेंदु युग से हुआ था, वह प्रसाद युग में अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचा। वस्तुतः वे इस क्षेत्र के सम्राट हैं, और इसलिए नहीं कि उन्होंने नवीन शैली से नाटकों का श्रृंगार किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी नाटक के पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया और उनके अंतर्द्वंदों का कलात्मकतापूर्ण चित्रण किया। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में पाश्चात्य भारतीय नाट्य कला का सुंदर सामंजस्य किया है, और इनके नाटक रस सम्मिलित तथा चारित्रिक अंतर्द्वंद से संपन्न हैं। भारतीय नाटकों का उद्देश्य रस संचार करना है, जबकि पाश्चात्य नाट्य परंपरा इससे भिन्न है। उससे विषय वस्तु तथा चरित्र चित्रण पर बहुत जोर दिया जाता है। और जो ऐतिहासिक नाटक है, जैसे ऐतिहासिक नाटक तथा राजनीतिक जो है, प्रसाद जी ने अनेक प्रकार के नाटक लिखे हैं। प्रसाद जी के जो ऐतिहासिक नाटक हैं, जिसमें चंद्रगुप्त, ऐतिहासिक नाटक में उन्होंने चंद्रगुप्त लिखा है, और स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी समस्या मूलक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है ध्रुव स्वामिनी, जिसमें नारी शिक्षा के समस्या मूलक है। जो पत्नी एक मतलब ऐसा राजा रहता, चंद्रगुप्त रामगुप्त भाई हैं, जो कि रामगुप्त नहीं ठीक रहता है और काम के प्रति विलासी रहता, जो अपनी पत्नी को, जो ध्रुव स्वामिनी है, उसको सकराज को बेच देता है। और चंद्रगुप्त एक युवा राजा है जिसको वो पसंद करती है ध्रुव स्वामिनी, और उसी से विवाह करना चाहती है। यही समस्या को लेकर इन्होंने जो रचना की थी ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है। और जन्मेजय का नागयज्ञ पौराणिक नाटक है। सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित इन्होंने कई नाटक लिखा था। और एक घूंट और करुणालय इनके एकांकी हैं। कामना एक प्रतीकात्मक नाटक है। ऐतिहासिक नाटकों में राष्ट्रीय उनकी प्रथम कृति है, जिसमें उन्होंने सम्राट राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन की बहन कान्यकुंज नरेश गृहवर्मा की पत्नी राष्ट्री की कथा को लिया है। इस नाटक में राष्ट्री के वृत्तांत के साथ साथ हर्षकालीन भारत का भी चित्रण किया गया है। विशाख का कथानक कल्हड़ की राजतरंगणी से लिया गया है। जैसे कि इसमें देखिए बताया गया है कि जिसकी कथा वस्तु अत्यंत जटिल है, जो चंद्रगुप्त इनका सबसे बड़ा नायक है, जिसकी जो कथा वस्तु है वो जटिल है। इसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य पिपली कानन के क्षत्रिय थे, और इस नाटक में मौर्य राज्य की स्थापना का विस्तृत चित्रण किया गया है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य द्वारा भारत में हूणों को खदेड़ना और भारत का केंद्रीकरण तथा रामगुप्त के लिए स्कंदगुप्त का आत्मोत्सर्ग दिखाया है। ध्रुव स्वामिनी का कथानक भी गुप्त काल से संबद्ध है, और उनमें उन्होंने गुप्त काल के रहस्य पर प्रकाश डाला है। और जन्मेजय का अग्नायज्ञ उन्होंने आर्य और नाग जातियों का संघर्ष दिखाया है। जैसा कि आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में वर्णन हो गया कि प्रसाद जी को जो नाटक थे और सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने पाली थी, और इनको जयशंकर प्रसाद को कलाधर कवि भी कहा गया है। प्रसाद ने अपने नाटकों द्वारा भारतीय इतिहास की विभिन्न कड़ियों को जोड़कर सुस्त प्रयास किया। उन्होंने इस संबंध में विशाख की भूमिका में लिखा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में उस प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराना है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। उनकी यह दृढ़ धारणा ही किसी आदर्श के निर्माणार्थ ऐतिहासिक अनुशीलन परमावश्यक है, और इससे जाति का वर्तमान प्रकाशमय हुआ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं कहीं पर काल्पनिक घटनाओं और पात्रों की भी कल्पना की गई है, किंतु इससे ऐतिहासिकता पर कोई आघात नहीं पहुंचा है। प्रसाद के नाटकों पर प्रायः ये दोष लगाए जाते हैं कि उनकी भाषा क्लिष्ट, शैली दुरूह और उसमें काव्यमयता और यथार्थ दार्शनिकता है, इसलिए साधारण पाठक इसे समझ नहीं सकता और कदाचित वे अभिनय के योग्य नहीं है। अब तो ऐसा कहते हैं कि साधारण इनका जो प्रसाद जी का जो कहने का तरीका था वो थोड़ा सा कठिन था, जिसको साधारण पाठकगण नहीं समझ सकेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। प्रसाद को तत्कालीन सांस्कृतिक वातावरण को कदाचित वे अभिनय के योग्य नहीं, अस्तु प्रसाद को तत्कालीन सांस्कृतिक वातावरण को उपस्थित करने के लिए ऐसी शैली का आश्रय लेना पड़ा है। रही उनके नाटकों की अभिनेता
की बात तो इस संबंध में शिवदान सिंह के शब्दों में कह सकते हैं कि उनके अधिकतर नाटक अभिनय हैं, किंतु श्रेष्ठ कला के राष्ट्रीय रंगमंच की संभावनाओं का अभी हमारे देश में पूरी तरह विकास नहीं हुआ, अतः पहले से ही ऐसी धारणाएं ठहरा देना उचित है। इधर डॉक्टर गिरीश रस्तोगी भी कहते हैं कि रूपांतर नाट्यमंच एवं काल्पनिक रंगमंडल के माध्यम से प्रसाद के नाटकों का कई जगह पर सफल मंचन भी किया गया है और प्रसाद के समय तथा उनके बाद ऐसे ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, किंतु उसमें जो ऐतिहासिक गहनता है, वो कलात्मकता की श्रेष्ठता है, ऐतिहासिक है। प्रेमी हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, श्रेष्ठ गोविंद दास अस्क और जगदीश चंद्र माथुर प्रेमी अपने जो नाटकों का विषय मुगल काल से इतिहास चुना है, वो उनके रक्षाबंधन और शिव साधना प्रसिद्ध नाटक है। उन्होंने शपथ नाटक की कथा वस्तु मूल काल से ली है। उनकी शैली सरल है, पर इसमें प्रसाद का औदार्य नहीं। उदय शंकर भट्ट का सिंह पतन और विक्रमादित्य की ऐतिहासिक नाटक है और गोविंद वल्लभ पंत का राजमुकुट जो सरल शैली में लिखा हुआ ऐतिहासिक नाटक है। और सेठ गोविंद दास का हर्ष भी अच्छा नाटक है। अस्क के जय पराजय का कथानक राजपूत इतिहास से संबंध है और जो नाटकीय दृष्टि से यह रचना बहुत सुंदर बन पड़ी है। जैसा कि जगदीश चंद्र माथुर के ऐतिहासिक नाटक कोणार्क का कथानक जो है उड़ीसा के वस्तु मंदिर से समृद्ध है। प्रसाद के बाद इस क्षेत्र में कोणार्क के प्रकाशित होने पर हिंदी को आशाबंदी की उदयमान यह नवीन प्रतिभा इस दिशा में और भी रचनात्मक कार्य करेगी। जैसा कि नाटक के बारे में आपने देखा कि एक लक्ष्मीनारायण मिश्र का व्यवस्था की लहरें इस दिशा में एक श्रेष्ठ नाटक है। इधर के श्रेष्ठ नाटककारों में भुवनेश्वर हैं, धनवीर भारती हैं, मोहन राकेश और जो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे, अंडे के छिलके, भारत भूषण का अग्निलिक और दुष्यंत का है एक कंठ विस्पाई और लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस रात रानी और अब्दुल अभिमन्यु कलंकी सूर्यमुख है और गिरिराज किशोर भीष्म शाहनी, शंकर शेष, दया प्रकाश सिन्हा, ये लोग जो है मृणाल पांडे, इन्होंने भी दूधनाथ सिंह, विद्रोही वाल्मीकि आदि के नाम से लेखनी है। देखिए ऐतिहासिक नाटक था और पौराणिक और सामाजिक नाटक हुआ। पौराणिक और सामाजिक नाटक जिसे कहें, पौराणिक हुआ पुराना नाटक और ऐतिहासिक नाटक, फिर सामाजिक नाटक, हास्य व्यंग्यपूर्ण नाटक। जिस पौराणिक और सामाजिक नाटक जो है इसमें नागयज्ञ जो है प्रसाद के पौराणिक नाटक जन्मेजय नागयज्ञ का उल्लेख किया जा चुका है। पौराणिक नाटक लेखकों में सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी और उदय शंकर भट्ट के नाम उल्लेखनीय है। गोविंद वल्लभ पंत का वरमाला और मार्केंड पुराण का संबंध है। सुदर्शन का अर्जुना और उग्र का गंगा का बेटा साधारण नाटक है। पौराणिक नाटककारों में उदय शंकर प्रतिनिधि कहे जाते हैं। उनके अम्बा और सागर विजय प्रमुख पौराणिक नाटक हैं और गोविंद वल्लभ पंत का अंगूर की बेटी और सेठ गोविंद दास का प्रकाश और पाकिस्तान और उदय शंकर भट्ट में कमला और अंतहीन सामाजिक नाटक है। अब देखिए इसमें है प्रतीकात्मक नाटक। प्रतीकात्मक नाटक में प्रतीक मानकर जो नाटक रचा जाता था। अब देखिए हिंदी नाटक का में जो था प्रसाद एवं प्रसादोत्तर, इसके पहले भारतेंद्र युग, फिर द्विवेदी युग जिसे सुधार काल कहा गया, फिर प्रसाद एवं प्रसादोत्तर युग के बाद का जो नाटक है उसमें एक प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक और सामाजिक नाटक, प्रतीकात्मक नाटक और समस्या मूलक नाटक। इसमें भी समस्या मूलक नाटक, समस्या मूलक नाटक, प्रतीकात्मक नाटक, समस्या मूलक नाटक। जैसे कि इधर इब्सन और शाह ने प्रभावित होकर हिंदी में जो नाटक प्रतीकात्मक नाटक में था कि प्रसाद का कामना और पंत का ज्योत्सना हिंदी के प्रतीकात्मक नाटक है। जो जैसे प्रसाद का जो है कामना और पंत का ज्योत्सना, प्रसाद का कामना और पंत का जो है पंत का ज्योत्सना जो है प्रतीकात्मक नाटक है। ज्योत्सना प्रतीकात्मक नाटक है। ये प्रसाद पंत का ज्योत्सना और प्रसाद का कामना। अब इसमें है कि
कामना में संतोष, विनोद और कामना आदि भावनाओं का मानवीकरण किया गया है। और कामना की अपेक्षा ज्योत्सना का विषय तो व्यापक है, पर इसमें शिथिलता है। और समस्या मूलक नाटक है। इधर ईशन और शाह में से प्रभावित होकर हिंदी में बहुत से समस्या मूलक नाटक लिखे गए। और समस्या मूलक नाटककारों में उपेंद्र नाथ हस्क तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। उपेंद्र नाथ हस्क के स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, कैद, उड़ान आदि मार्ग नामक नाटकों में सामाजिक समस्याओं के उद्घाटन में आशातीत सफलता मिली है। हस्क जी आज के एक ख्यातिलब्ध उच्च कोटि के नाटककार हैं और मिश्र जी प्रसाद के बाद दूसरी अद्वितीय प्रतिभा हैं। समस्या मूलक नाटककारों में इनका उच्चतम स्थान है। इन्होंने नारी की चिरंतन समस्या को लिया है। इन्होंने नारी और पुरुष के संबंध तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अत्यंत कलात्मक विश्लेषण किया है। इनके नाटक सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, सन्यासी और मुक्ति का रहस्य तथा गुड़िया का घर आदि महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। उपेंद्र नाथ हस्क ने सर्वप्रथम हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर उसको युग जीवन की समस्याओं के साथ जोड़ा। इनके नाटक जय पराजय, छठा बेटा, उड़ान में आज के युगीन संदर्भ में अर्थ संबंध को ही मुख्य बताया गया और संबंध के पुराने आधारों को ढहता दिखाया गया है। कैद और उड़ान एक दूसरे के पूरक नाटक है। कैद में सामाजिक रूढ़ियों में बंधी हुई नारी का चित्र है, तो उड़ान में रूढ़ियों को तोड़कर खुले वातावरण में सांस लेती हुई नारी का चित्र है। अलग अलग रास्ते में मध्यवर्गीय समाज की स्थूल समस्याओं का वर्णन है। अंजू दीदी हस्क जी की प्रौढ़तम रचना है। इसमें नायिका अंजू दीदी की आवश्यकता से भी अधिक अनुशासन, दृढ़ता बहाने आज के जीवन में बुरी तरह समाई यांत्रिकता को दिखाया गया है और अंजू के भाई जो श्रीपति को उक्त मशीनीकरण की प्रवृत्ति का उग्र विरोधी चित्रित किया गया है। हस्क ने हिंदी नाटक को यथार्थ मंच के निकट लाने में सराहनीय कार्य किया है और विष्णु प्रभाकर ने समाधि और डॉक्टर नाटक लिखे। इनका बहुचर्चित नाटक डॉक्टर एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है और जगदीश चंद्र माथुर के 3 नाटक कोणार्क, शारदिया और पहला राजा उपलब्ध है। ये सभी नाटक लगभग ऐतिहासिक हैं। कोणार्क में राजसत्ता और एक गरीब शिल्प की कला के बीच संघर्ष को चित्रित किया गया है। शारदिया में प्रेम और सृजन प्रक्रिया की समस्या को उठाया गया है। पहला राजा में परोक्ष रूप से आज के भारत के नाना संदर्भों को रूपायमान कर दिया गया और डॉक्टर लक्ष्मी शंकर नारायण ने अनेक महत्वपूर्ण नाटकों की, जैसे अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सुंदर रस, सूखा सरोवर उत्कृष्ट कृति है। इनका जो नायक चित्रकार अरविंद कला साधना के मार्ग में विवाह को एक बाधक वस्तु समझकर अपनी पत्नी सुजाता से संबंध विच्छेद कर लेता है और वह कला प्रेरणा के लिए प्राध्यापिका अनष्टा से प्रेम संबंध स्थापित करता है। और मोहन राकेश के 3 नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधो अधूरे, जैसा कि आपने पढ़ा होगा और अक्सर सिलेबस में भी है, कथ्य और शिल्प की सृष्टि में अत्यंत प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास की परिवेश, रचना प्रक्रिया तथा प्रेरणा स्रोत से आदि से संबंध है और लहरों के राजहंस अशोक घोष के सौंदर्य, आनंद और चरित्र पर आधारित है। आषाढ़ का जो एक दिन है रोमानी भावुकता से युक्त है, जबकि लहरों के राजहंस में नंद के मध्यम से वर्तमान युगीन मानव की अनिश्चयात्मक स्थिति को दर्शाया गया है। रोमनीपन इसमें भी विद्यमान है। आधे अधूरे सामाजिक विसंगतियों का नाटक है। आधे अधूरे में चित्रित विडंबनाग्रस्त मध्यम वर्गीय परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आधे अधूरा अनुभव करता है और संत्रास भोगता है। लेखक ने मध्य वर्गीय परिवर्तित्व को अपूर्ण और रिक्तता के दोनों कारणों और आर्थिक और मनोवैज्ञानिक को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। ये कारण ही पात्रों के परस्पर आकर्षण विकर्षण का मूल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि तनाव में जीना और भोगना प्रत्येक पात्र की नियति है और आधे अधूरे हिंदी नाट्य साहित्य में एक अद्भुत सफल प्रयोग है। छायावादोत्तर काल में कतिपय पुराने नाटककारों का उल्लेख भी आवश्यक है। वे हैं सेठ गोविंदास, हरीशचंद्र प्रेमी, गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हैं। और इनके नाटक जैसे हैं कि नाटकों में यथार्थ अपेक्षा आदर्श की अधिकता है। इनके नाटक है कर्ण, स्वप्नभंग, विस्पान, बंधन, छया इनके समस्या मूलक नाटक हैं। और गोविंद बल्लभ पंत का सुहाग की बिंदी एक प्रसिद्ध सामाजिक नाटक है। और नया समाज और पर्वती मुख्य, जिसमें बौद्धिकता, व्यंग और यथार्थ के साथ आदर्शवाद का पुट है। और स्वतंत्रोपरांत लिखे गए नाटकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने न्याय की रात, विनोद रस्तोगी के आज़ादी के बाद तथा नया हाथ में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की अभिव्यक्ति है।
नरेश मेहता के सुबह की घंटे और खंडित प्रतिमाएं तथा मन्नू भंडारी के बिना दीवारों का घर में पीढ़ीगत संघर्ष और बदलते हुए सामाजिक मूल्यों का चित्रण बिना दीवारों का घर आधुनिकता बोध की एक महत्वपूर्ण नाट्य कृति है। इसमें आज के पढ़े लिखे पति पत्नी के बीच पैदा हुए तनाव की अतीव कलात्मक अभिव्यंजना हुई है। शिव प्रसाद सिंह ने नाटक घंटियां बजती हैं तथा ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने नेफा की एक शाम में चीनी आक्रमण से संबद्ध घटनाओं एवं प्रक्रियाओं का अंकन किया है। अभियन शाह, ज्ञानदेव अग्निहोत्री और सुंदर वर्मा के नाटकों में समसामयिक जीवन और समाज का यथार्थ चित्रण है, जिसमें न्यायोपबंध और निष्ठा को रूपायित किया गया है। सुरेंद्र वर्मा रचित द्रौपदी में द्रौपदी के पौराणिक मिथ का समसामयिक सामाजिक जीवन संदर्भ में कलात्मकता और सांकेतिक उपयोग किया गया है। जैसा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक हिंदी नाटक रंगमंचों की स्थापना हुई। जैसे स्वतंत्रता के बाद जो रंगमंच पे जो अभिनय किया जाता है, अभिनेता द्वारा जो अभिनय किया जाता है वही नाटक कहलाता है। अब जैसा कि नाटक में देखा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत के अनेक हिंदी नाटक रंगमंचों की स्थापना हुई। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी नाटकों के सृजन और उनकी रंगमंचीय अर्हता पर पर्याप्त अनुकूल प्रभाव पड़ा है। इस व्यापक परिवेश और रंग चेतना के कारण हिंदी के अनेक महत्वपूर्ण रंगमंचोपयोगी नाटकों मादा, कैक्टस, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, रात रानी, लहरों का राजहंस तथा दर्पण आदि का उदय हुआ, जिसमें रंगमंच और साहित्य का पक्ष दोनों स्वस्थ व सुंदर समन्वय हुआ है। इधर हिंदी जगत में मौलिक कृतियां सामने आई, जैसे आधे अधूरे, तुरमुर्ग, त्रिशंकु, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु तथा बिना दीवारों का घर। इन नाटकों में समसामयिक भारतीय समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। चार अपाहिज और बिना दीवारों के घर नाटकों में शौकिया रंगमंच को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। गिरिराज किशोर का नरमेघ, श्याम आपटे में औरत, प्राण पत्थर, सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी, शोभना भूटानी का शायद हाँ तथा आरजे आनंद का भूचाल आदि हाल के हिंदी नाटक जगत के महत्वपूर्ण मौलिक नाटक बन पड़े थे। ऐसा कि आज नाटक यहाँ समाप्त होता है। दूसरे पार्ट में और थोड़ा सा इसका बता देंगे, ठीक है। थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से अब रुक रहे हैं।